जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे थे आईसीए मॉड्यूल बैच को। ठीक है, हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन देख लिए हैं और मैंने उसे प्लेलिस्ट में ऐड करके आपको प्रोवाइड भी कर दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी थी, तो वहाँ पे जाके आप सारे क्वेश्चंस को देख पाएंगे। आईसीए मॉड्यूल बैच है सर। यहाँ पे वापस एक बार बता दूँ कि आईसीए मॉड्यूल बैच में आईसीए मॉड्यूल के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन होते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आईसीए मॉड्यूल बैच का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉट इंक्लूड आपके पास में कंसेप्ट्स। ठीक है, ओनली आपके पास में क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस है उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट की डिस्कशन भी करते चल रहा हूँ। अगर आपने पिछले जो भी आपके इलस्ट्रेशन मैंने करवाए, अगर आपने देखा हो तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आईसीए मॉड्यूल बैच का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है वो करवाए जाए, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन मैंने कहा था कि भाई आईसीए मॉड्यूल बैच का जो दायरा है वो मैंने बढ़ा दिया, और आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है, मतलब रिवर्स अप क्वेश्चन जिसे कहते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वो भी आपके इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करवा दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक के बाद एक सारे मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे ढूंढना ना पड़े, तुरंत आपके पास में वो मिल जाए। प्लेलिस्ट में आप उसी क्वेश्चन को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं इस वजह से। ठीक है, इस वजह से मैंने सेपरेट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। चलिए, इस लेक्चर के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे, इंडेक्स 2 आपके पास में सी ए फाइनल एफआर के अंदर इंडेक्स 2 इन्वेंट्रीज। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लीजिए। कहते हैं कि सर एबीसी लिमिटेड करके है कोई कंपनी, मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे खर्चे दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए रहती है बेसिकली। ठीक है, तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं कि कंपोनेंट एक्स है जिसे हमें परचेज़ करना पड़ता है, बेसिकली रिक्वायर होता है हमारे लिए, और वो हमें मिलता है 1205 रुपये एक के हिसाब से ईच। मतलब कंपोनेंट एक्स का एक यूनिट परचेज़ करना है, 1205 रुपये का खर्चा होगा। साथ ही साथ हमें कंपोनेंट वाई भी चाहिए रहता है, जो हमें यूनिट बनाना है उसके लिए तीन चार चीज़ें चाहिए रहती है। ये क्वेश्चन बता रहा है, कहते हैं कंपोनेंट एक्स और ये आपके पास में कंपोनेंट वाई। कंपोनेंट वाई कितने का मिलेगा? कहते हैं 800 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 का खर्चा तो वैसे ही हो गया सर यूनिट बनाने के लिए। आगे क्या कहता है? कहता है कि एक सन्ड्री रॉ मटेरियल भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने का है? कहते हैं 150 पर यूनिट के हिसाब से, ईच के हिसाब से। तो 150 का और खर्चा हो गया। भाई खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं इस यूनिट को बनाने के लिए। हम क्या कर रहे हैं सर? मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो हमने परचेज़ किया, अब मैन्युफैक्चर करके हम प्रोडक्ट बना के बेच देंगे। तो जो ये मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उसकी आपके पास में इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है, 1205, 800 और 150। ठीक है, अच्छा क्या रॉ मटेरियल परचेज कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली? क्या फिनिश गुड्स बन के निकल के आ जाएगा? आंसर इज नो सर, खर्चे करने पड़ेंगे और भी, उसे बनाने का खर्चा या फिर सैलरी वगैरह जो भी चीज़ है। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस आपको दे दिए कि इसमें कौन कौन से एक्सपेंस होने वाले हैं। तो कहता है फैक्ट्री का रेंट लगता है 16,500। अच्छा ध्यान रहे, ये जो खर्चे हैं वो मंथली बेसिस पे दे रखे हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये पर मंथ के हिसाब से, ऊपर पर यूनिट के हिसाब से दिया था, ये भूलना नहीं है। और यहाँ पे जो खर्चा है वो पर मंथ के हिसाब से, ये मंथली है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है सर? मंथली है, ये मंथली एक्सपेंस है। और ये पर यूनिट वाले खर्चे हैं, ये पर यूनिट वाले खर्चे हैं। ठीक है, तो याद रहे। इसके बाद कहते हैं कि सर एनर्जी कॉस्ट लगी है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए और भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये खर्चा मिला के 7,500 का खर्चा हुआ है पूरे महीने में। इसके बाद कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो कितना है सर? 10,000। अब इतना रेट करते ही मुझे ये बताना, क्या फैक्ट्री रेंट ऐड हो जाएगा क्या कॉस्ट के? इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या फैक्ट्री रेंट ऐड होता है? आंसर इज यस सर, प्रोडक्शन के लिए ही तो है रेंट। भाई फैक्ट्री नहीं होती तो प्रोडक्शन क्या हो पाता? आंसर इज नो से। ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट तो ओबियसली होगा। यस, यस सर, फैक्ट्री रेंट ऐड होगा। यस सर, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एनर्जी कॉस्ट क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट है क्या? आंसर इज यस सर, एनर्जी से ही तो हम ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एनर्जी नहीं होता तो ख़त्म, प्रोडक्ट
प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यस सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कह दीजिए, क्या ये प्रोडक्शन के लिए खर्चा है? आंसर इज नो सर, ये तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसे सेल करने के लिए खर्चा है। तो क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? आंसर इज नो सर। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लो में क्या करते हैं स्टूडेंट, सारे ही खर्चे इंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ ये भी खर्चा है, कर लो ऐड, और तुरंत आपके पास में 1-2 नंबर इसके कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो में नहीं जाना है, थोड़ा सा रीड करते हुए चलना है कि भाई सारे मेन खर्चे के बीच में एक ऐसा खर्चा डाल दिया जो सेलिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड था ही नहीं, तो उसे लेना ही नहीं है आपके पास में। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या कहा, कहता है कि ईच यूनिट टेक 2 आवर्स टू असेंबल, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स का टाइम लगता है? 2 घंटे आपके पास में लगते हैं। मतलब 2 घंटे हुए, एक यूनिट बनेगा, इसके बाद 2 घंटे और होंगे, एक यूनिट और बन जाएगा, तो हर 2 घंटे पे एक यूनिट बनेगा। ठीक है, कहते हैं कि प्रोडक्शन जो वर्कर्स हैं हमारे, ठीक है, उन्हें हम 300 रुपये पर आवर के हिसाब से उसकी वेजेस जो भी होती है वो हमने पे करनी है। तो मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कि सर वर्कर को, जो आपके पास में वर्कर है, उसे हम पर यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट बनाते ही हम कितने पेमेंट करेंगे सर? 300 इंटू 2, 2 आवर्स, 600। क्या ये जो मैंने 600 निकाला, अगर कोई स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो भाई बहुत दिक्कत है। यस, ये फाउंडेशन लेवल का कंसेप्ट है। कहते हैं कि सर एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे का खर्च आपके पास में टाइम लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। अगर वर्कर एक यूनिट बना दे, ठीक है, तो उसे 2 घंटे का टाइम लगना है। हम 1 घंटे का 300 पे कर रहे हैं, तो मतलब कि वर्कर अगर एक यूनिट बना दे तो 2 घंटे वो टाइम स्पेंड करेगा, तो 2 घंटे का खर्चा कितना हुआ? 600 रुपये। हमें उसे 600 रुपये पे करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं सर, 600 रुपये तो ऑब्वियसली सिंपल है, एक यूनिट पे 600 रुपये देने हैं। 1 घंटे में तो उसने क्या किया होगा सर? आधा यूनिट ही बनाया होगा, 300 रुपये 1 घंटे का। एक यूनिट कंप्लीट किया तो 600 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक यूनिट का 600 रुपये हम देते हैं। ये नॉर्मल पॉइंट हो गया, सबको समझ आता है दोस्त। ठीक है, चलिए। इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब इनटू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग आर्ली रेट। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है कि जो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ है वो 1000 आवर्स है। तो यूनिट कितने हुए? कहते हैं कि सर पूरे महीने में 1000 घंटे हमें काम करना है। तो 1000 घंटे काम करना है, यूनिट कितने बनेंगे? तो सर सीधी सी बात है, 2 घंटे में एक यूनिट बनता है, तो 1000 में कितना बनेगा? 500 यूनिट सर, 500 यूनिट। 1000 घंटे का मतलब हुआ सर यूनिट कितने बनेंगे मंथली? एक मंथ में 500 यूनिट बनेंगे। 500 यूनिट्स आपके पास में निकल के आ गए। लो जी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ये फाउंडेशन लेवल का मुझे कंसेप्ट लग रहा है, इसमें कोई भी फाइनल लेवल का कंसेप्ट आया ही नहीं अभी तक। तो कहते हैं 500 यूनिट्स मंथली आपके पास में बनेंगे, मंथली 500 यूनिट्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछ लिया सर कि कॉस्ट निकालनी है ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी होगी वो निकाल के दे दो हमें। ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। इन्वेंट्री की कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा किया ऐड करते चलो, काम ख़त्म करते चलो, काम ख़त्म करते चलो। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन शॉर्ट में करवा देता हूँ, उसके बाद ऐसे मॉड्यूल का सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं कि सर फैक्ट्री रेंट आपके पास में, फैक्ट्री रेंट कितना है? 16,500 है ना, 16,500, ये मंथली है, ये इंक्लूड होगा। फिर आपके पास में 7,500 भी इंक्लूड होंगे ना, एनर्जी कॉस्ट। अच्छा, सेलिंग का खर्चा होगा क्या? आंसर इज नो सर, वो नहीं होगा। इसके अलावा कौन सा खर्चा है सर? वर्कर को हमने पेमेंट भी तो करना है। 500 यूनिट है, बताइए, एक यूनिट का 600 रुपये, तो 500 यूनिट का कितना? एक यूनिट का 600 रुपये, तो 500 यूनिट का कितना? 500 मल्टीप्लाई 600, 3 लाख रुपये, 3 लाख आपके पास में। ये वर्कर की कॉस्ट में बेसिकली है आपके पास में। ठीक है, तो 3 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा, 3 लाख। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। अच्छा,
ये हो गया आपके पास में एक्सपेंसेस। अब रॉ मटेरियल का खर्चा भी ऐड कर लेते हैं। कहते हैं रॉ मटेरियल का खर्चा 1205 पर यूनिट है। कितने यूनिट प्रोडक्शन करने हैं सर? 500। तो 1205 इंटू 500 यूनिट्स, कहता है 6,02,500। 2,500। ये आपके पास में कंपोनेंट एक्स की बात हो गई। इसी तरीके से सर कंपोनेंट वाई की बात कर लेते हैं, और उसी तरीके से रॉ मटेरियल जो आपके पास में सनरी रॉ मटेरियल है उसकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 800 रुपये पर यूनिट है, मतलब कि आपके पास में बताइए कितने यूनिट प्रोड्यूस करने? 500। तो 500 इंटू 800, 4 लाख रुपीज़। ये मंथली सारे के सारे एक्सपेंस आ रहे हैं, आप देख रहे हो। तो मैं सारे की सारी चीज़ें मंथली में अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी मंथली में थे तो मैंने डायरेक्टली ले लिया, लेकिन ये पॉइंट्स जो आपके पास में कॉस्ट, वो तो एक यूनिट के हिसाब से है। तो पूरे महीने में कितने यूनिट बनेंगे? 500। तो मैं डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई करके मंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल कितना है? 150 पर यूनिट के हिसाब से। तो 500 यूनिट है आपके पास में, तो 75,000 हो गया। 75,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कॉस्ट की कोई डिस्कस हुई थी? कोई डिस्कशन नहीं है, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है। एक सेलिंग था, लेकिन उसे तो लेना नहीं है, वो प्रोडक्शन का ही पार्ट नहीं होता। तो बताइए पूरे महीने में खर्चा कितना होना है? पूरे महीने में खर्चा कितना होना है आपके पास? तो कहते हैं 6,02,500 प्लस 4 लाख प्लस 75,000 प्लस 16,500 प्लस 7,500 और प्लस 3 लाख आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है सर? ये आपके पास में आ गया 14,01,500। लो जी, ये आपके पास में क्या आ गया सर? टोटल मंथली कॉस्ट। टोटल मंथली कॉस्ट आपके पास में। ठीक है, तो टोटल मंथली कॉस्ट आ गई। अच्छा, क्वेश्चन ने पर यूनिट पूछा था या फिर टोटल पूछा था? क्वेश्चन में देख लो ज़रा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सिर्फ इतना बताया। तो देखिए, मैं तो एडवाइस करूँगा पर यूनिट भी यहाँ पे नीचे ही लिख दो भाई, 1 सेकेंड का समय लगेगा, कुछ यहाँ पे नहीं है। 14 लाख आपके पास में 1,500 का टोटल खर्चा है मंथली, और मंथ में कितने खर्चे, हम कितने यूनिट बनाते हैं? 500। तो डिवाइड बाई 500 करके पर यूनिट भी लिख के ही आ जाना। ये टोटल मंथली, और यहाँ पे आपके पास में पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा सर? ये 14,01,500 डिवाइड बाई कितने यूनिट से? 500 रुपये, 500 यूनिट है टोटल मंथली। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 2,803। ठीक है, लो जी, दोनों आंसर दे के आना क्वेश्चन ने अगर कुछ भी नहीं बताया तो। ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, ज़्यादा होगा भी नहीं। डिवाइड बाई 500 ही तो करना था। तो लीजिए आपके पास में सॉल्यूशन। अब एक बार के लिए आईसीएम मॉड्यूल का भी यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं, उन लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे ये आंसर रहेगा। अब हम देख लेते हैं आईसीएम मॉड्यूल में क्या यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, ये टोटल अगर है तो ये टोटल बेसिस पे ये आंसर होना चाहिए हमारा, और अगर पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट में हमारा ये वाला आंसर होना चाहिए। हमें ऑलवेज एग्जाम में दोनों ही दे के आना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने बता दिया आपके पास में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दे दो, तो दोनों ही लिख के आ जाओ। 1 सेकेंड का ही टाइम लगेगा, जितना लगेगा नहीं आपके पास में। तो देखिए, कहते हैं कि सॉल्यूशन, उसने क्या किया, सारे यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया, मतलब यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने मंथ में कन्वर्ट किया, उन्होंने यूनिट्स में कर दिया, मतलब कंपोनेंट तो ऑलरेडी यूनिट में ही थे, तो ये तो डायरेक्टली लिख दिए। और जो खर्चे थे उसे यूनिट में कन्वर्ट करके उन्होंने लिख दिया 48 और यहाँ पे 600। भाई लेबर तो पर यूनिट 600 ही थे, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था पर यूनिट। और बाकी के जो खर्चे हैं 16,500 और 7,500 डिवाइड बाई 500 कर दोगे, 500 यूनिट है ना, तो डिवाइड बाई 500 कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 48। तो ये आपके पास में देखिए पर यूनिट आ गया, हमारा आंसर तो मैच ही हो रहा है 2,803। ठीक है, इन्होंने टोटल नहीं बताया, तो आप टोटल लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। मेरी एडवाइस रहेगी दोनों ही लिख के आइए, 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं।
तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो सेल का पार्ट है, ना कि प्रोडक्शन। तो ये नोट भी लिख के आना है एग्ज़ाम में, ये नोट भी लिख के आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें CA फाइनल का कोई कंसेप्ट नहीं था, ये CA फाउंडेशन इंटर का ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है और क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए।